हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम क्लास 10th में जो है जियोग्राफी पढ़ रहे थे, उसकी फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही थी, जिसका 50% ऑफ मोस्ट ऑफ पार्ट जो है फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका था। हमने अभी तक पढ़ा था एजेंटा 21 तक। तो साथियों, आज के हम इस सेशंस में देखेंगे कि हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आज के सेशंस में हम पढ़ेंगे संसाधनों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए गए। अब इनका संसाधनों का जो है संरक्षण ही क्यों किया गया, क्योंकि इनका अत्यंत दोहन की समस्या उपयोग हुई। संसाधन नियोजन क्या किया, किसे किया कहा जाता था भारत में संसाधन नियोजन। भू संसाधन, भूमि का प्रारूप, भारत में कितनी क्या भूमि है ना। साथ साथ हम पढ़ेंगे कि वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों की जीविका किस तरह से वनों पर निर्भर है। मृदा निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या क्या है और भारत में कितनी प्रतिशत निम्नीकरण भूमि है। मिट्टी के निर्माण में कौन कौन कार्य जिम्मेदार होते हैं। मृदाओं का वर्गीकरण किस तरह से, बांगर क्या है, खादर क्या है, काली मिट्टी, लाल, पीली, लेटराइट, वन मृदा, है ना। साथ साथ मृदा अपर्दन क्या होता है, रोकने के प्रयास क्या किए जाते हैं, उत्खात भूमि, साथ साथ चादर अपर्दन, पवन अपर्दन, ये सब आज के सेशंस में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने सेशन ज्वाइन कर लिया है तो अंत तक रुकिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है आप लोगों के बीच में होने वाली। साथ साथ आप सभी लोगों को जो है शेयर कर सकते हैं हमारी क्लास, ताकि हर किसी को भी जो है उसकी हेल्प मिल सकती है। साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ साथी कि अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती हो तो एक लाइक्स ना करें, है ना, लेकिन अपने 2 से 3 लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था साथियों, एजेंडा 21 तक पढ़ चुके थे हम, है ना। पृथ्वी सम्मेलन भी पढ़ चुके थे। इससे आगे आज पढ़ते हैं कि जो है संसाधनों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए गए। तो ये क्रमवाइज किए गए हैं साथियों। क्या किया गया है कि 1968 में क्लब ऑफ रोम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संरक्षण की वकालत की गई। कहाँ पर? 68 में क्लब ऑफ रोम में। उसके बाद शुभेशर 1974 में शुभेशर नामक एक लेखक थे, उनकी एक बुक आई थी स्माइल इज ब्यूटीफुल। में क्या करा उन्होंने, गांधी जी के दर्शन की पुनरावृत्ति की, क्योंकि गांधी जी भी ऑलरेडी पर्यावरण के संरक्षण के जो है संसाधनों के संरक्षण के पक्षधर थे। ब्रूडबेल्ट आयोग आया 1987 में, उसकी रिपोर्ट आई। उसने क्या कहा कि वैश्विक स्तर पर संरक्षण के मूलाधार योगदान किया गया है, ठीक है। इसलिए साथ ही साथ लास्ट में रियो डी जेनेरा जो है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरा में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आया, और वहीं से हमने एजेंडा 21 को पनपा है। अगर आपसे पूछता है एजेंडा 21 कहाँ से आया था, तो एजेंडा 21 जो है साथियों कहाँ से आया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो से आया था। अब संसाधनों के अतिदोहन की समस्या, क्यों संसाधनों का हम संरक्षण कर रहे हैं पर क्यों करना पड़ रहा? जैसे आज हमें समाज में हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अब हम जब महिलाओं के संरक्षण की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन पर अत्याचार हो रहा है। क्योंकि जैसे अभी कलकत्ता का जो है क्राइम हुआ है, काफ़ी निंदनीय है, और उस पर हर किसी को सजग रहना चाहिए। तो वो ऐसी घटनाएं क्यों उत्पन्न हुई है? क्योंकि महिला असुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को अपने समाज में, तो उनके संसार जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही है, हम इसलिए उनका संरक्षण कर रहे हैं। इसी तरह से साथियों, संसाधन की वकालत क्यों की गई है? क्योंकि दोहन की समस्या उत्पन्न हो रही है। अब क्यों हो रही? कि जो लालचवश संसाधनों का हास होने लगा। कुछ व्यक्ति इतना लालच करने लगे कि वो क्या करते हैं कि अधिक मात्रा में पानी बहा रहे हैं, है ना, साथ साथ अधिक मृदा को खोद रहे हैं, संसाधनों को, वनों को काट रहे हैं, क्योंकि खेती करनी है। तो क्या कर रहे हैं, अपने लालच के वश में प्राकृतिक संसाधनों का नाश कर रहे हैं, हास कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गया है। क्यों आ गया? क्योंकि समाज खुद 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ तो जो है साधन संपन्न अमीर वर्ग है, और दूसरी तरफ साधनहीन गरीब लोग हैं। जैसे अभी कुछ साल पहले एक इशू आया था जंगल का, अरण्य जंगल का आया था, कि इशू आया था कि वो अरण्य जंगल को काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? कौन काट रहा है? उसको काटने में किन लोगों का हाथ है? उसको काटने में ध्यान रखिएगा, इनका अमीर वर्ग।
क्योंकि वो वहाँ पर फैक्ट्री वगैरह ये चीज़ें डाल रही है और गरीब लोग वहाँ ऑलरेडी पनप रहे हैं। हमारे कई आदिवासी भाई वहाँ रहते हैं, तो संसाधनों का दोहन उन लोगों ने उत्पन्न कर दिया। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो रहा है। जैसे कई बड़े बड़े शहर तो जो है कि ऑक्सीजन की ही कमी हो रही है, इतना हॉस हो रहा है ना, जिसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है ना, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा, भू निम्नीकरण हो रहा। हम भू निम्नीकरण को आगे पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए क्या है साथियों, अति दोहन की समस्या जो है उत्पन्न हो रही है। अब संसाधन नियोजन, ध्यान रखिएगा, ये शब्द जो नियोजन शब्द है, क्या शब्द है? नियोजन का अर्थ होता है साथियों, जैसे आपसे मैं कहूँ कि आप जो है आपके पास जो चीज़ है उसका नियोजन कीजिए, अर्थात क्या है, उसका उपयोग सुनिश्चित कीजिए। क्या कीजिए? उसका उपयोग सुनिश्चित कीजिए, चित कीजिए। ठीक, तो क्या हुआ? ऐसे उपाय या तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग, कहाँ किस चीज़ का उपयोग होना है, यह जो है हम कर सके, किया जा सके, हम ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं? संसाधन नियोजन कहते हैं। अगर मैं आपको 100 रुपये देता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसका जो है उचित जहाँ उपयोग हो सुनिश्चित कीजिए, हमें बताइए कि इसका नियोजन मैं कहाँ कर सकता हूँ। आप कहोगे इसको यहाँ यूज कीजिए, फैक्ट्री अनाज ले आइए, तेल ले आइए। हम ऐसी जगह उचित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको मैंने 100 रुपये दिया, आपने कहा नहीं मैं तो घूमूंगा फिरूंगा। आप दिल्ली चले गए, आप दिल्ली में घूम रहे हो, घर में खाने का आटा नहीं है ना, तो खाने का आटा नहीं है, तो ऐसी समस्याएं पैदा नहीं होनी चाहिए ना हमारे बीच। हम क्या करेंगे? उचित उपयोग सुनिश्चित करना, संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत में संसाधन नियोजन की क्या कैसी क्या ध्यान रखिए साथियों। देश में विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करनी, उसकी फिर हमें एक अंक तालिका बनानी, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्थागत नियोजक ढांचा तैयार करना है हमें, कि किस संसाधन को किस तरह से खोदा जाएगा, किस तरह से उसको निकाला जाएगा, किस तरह से उसको कहाँ लगाया जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती? प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्थागत नियोजक ढांचा बनाना। उस संसाधनों का जितना विकास हो सके, उस विकास के लिए हम क्या करेंगे? राष्ट्रीय स्तर पर और है जो है प्रांतीय स्तर पर भी ऐसी योजनाएं कराएंगे जिससे कि वन संसाधन कैसे प्रयुक्त किया जाए। जैसे आजकल की एक नई योजना आई, एक पेड़ माँ के नाम, उससे हमारा वन संसाधन जो है उसका नियोजन हो रहा, उसका विकास हो रहा है। तो ऐसी योजना हमें क्या करना है? बनानी है। ठीक है, अब पढ़ते हैं साथियों भू संसाधन। ये वो बहुत ही मेजर ऑफ मेजर है, ध्यान रखिएगा, इससे आपका 2 क्वेश्चंस कम से कम बनने हैं, तो अच्छे से देखिए साथियों। भूमि जो होती है वो कौन सा संसाधन कहलाता है? तो हम कहेंगे वो हमारा प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। क्या कर? क्योंकि प्रकृति का दिया हुआ है। अब भू संसाधन, इस पर कई प्रकार की चीज़ें होती है, कई चीज़ें होती है। जैसे प्राकृतिक वन, बड़े बड़े वृक्ष कहाँ उगेंगे? पृथ्वी पर ही उगेंगे, भूमि पर। वन्य जीव, जितने भी वन्य जीव हैं, हमारी मानव जीवन, हमारी आर्थिक क्रियाएं कहाँ हो रही है? पृथ्वी पर ही हो रही है ना, भूमि पर ही हो रही है। हम परिवहन कर रहे हैं तो भूमि पर कर पा रहे हैं। हमारी संचार की व्यवस्थाएं भी कहाँ से आधारित है? भूमि से आधारित। लेकिन भूमि हमारे पास क्या है? भूमि तो फिक्स है ना, पृथ्वी तो कभी बड़ी नहीं होगी, भूमि हमारी बढ़नी नहीं। तो इसलिए हमें इसके उपयोग को में हमें सावधानी बरतनी चाहिए, साथ साथ इसे योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। किस तरीके से करना चाहिए? योजनाबद्ध तरीके से करना। लाजमी बात है, जैसे कि आज आपके गांव का क्षेत्रफल ले लेता हूं मैं, यह 1680 वर्ग किलोमीटर, ये आपका एरिया। अब ये एरिया तो बढ़ना नहीं, ये जितनी भी क्रिया हैं आप इसी 1680 के अंदर करोगे। तो इसको ऐसे सूचनाबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से किया जाए कि हमें भूमि संसाधन की किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस ना हो। ठीक है, जब हमें कमी महसूस नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? इसके जो है, अब भारत में जब भूमि का हम प्रारूप देखते हैं तो इसके ऊपर प्रश्न भी बनता है कि भारत में मैदान कितने प्रतिशत है? तो हम कहेंगे भारत में 43% क्या है? मैदान है। आपके पास पर्वत कितने हैं? पर्वत जो है 27% जो है आपके पास पर्वत होते हैं। और पठार कितने?
सॉरी 30% जो है ये पठार। कितने आपके पास 27% जो है भारत में पठार। पर्वत जो जस्ट तीक्ष्ण पर्वत हुए पठार, ऐसी ऊंची ढाल पठार। जो नीचे समतल भूमि है, जो खेती योग्य भूमि है, हम उसे क्या कहते हैं? मैदान। मैदान, पठार, और ये हो गया हमारा पर्वत। ठीक है, इनसे ऑब्जेक्टिव से बनता है कि भारत में भूमि का प्रारूप इस तरह से। ठीक है, साथ साथ पढ़ते हैं साथियों। भू उपयोग का निर्धारण भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा आदि के प्रकार पर मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता। जनसंख्या घनत्व तो क्या कहते हैं कि 1 किलोमीटर या 1000 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति, है ना, परंपराओं द्वारा होता है। भारत का कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 93% भूमि के हमारे पास आंकड़े शायद। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में असम को छोड़कर इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। जम्मू कश्मीर में पाक व चीन अधिकृत भूमि का सर्वेक्षण न होने के कारण इन आंकड़ों को क्या माना गया है? अपर्याप्त माना गया है। ठीक है, साथ साथ साथियों स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या हो गई कि चारा उपलब्ध कराने की समस्या आती है, इसलिए हमारे पशुधनों की जो है दशा अच्छी नहीं है। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ। प्रतिभूमि ऐसी भूमि साथियों जिसमें खेती की जाती है, और अन्य भूमि क्या है? अनउपजाऊ। क्यों है? क्योंकि फसलें उगाने के लिए कृषि लगातार बहुत ज़्यादा तथा इस भूमि पर 2-3 वर्षों में 1 या 2 बार ही बोया जाता है। इससे शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल में शामिल किया गया क्षेत्रफल केवल 54% भूमि पर ही खेती की जाती है। जैसे मान लेता हूँ भारत में 100% भूमि है, जिसमें से हमारे पास 93 जो हेक्टेयर का तो रिकॉर्ड है, उसमें से भी हम अगर 54% मान अप्रोक्सीमेट 47 के आसपास जो है हमारे पास क्या खेती करते हैं। शुद्ध निवल, शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। जैसे हरियाणा पंजाब में 80% भूमि पर खेती की जाती है, वहीं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में केवल 10% भाग पर ही क्या की जाती है? खेती की जाती है। ध्यान रखिएगा। भारत की राष्ट्रीय वन नीति, अगर यहाँ से पूछते हैं आपको भारतीय राष्ट्रीय वन नीति कब आई? 1952 में आई थी। इसके मापदंडों के अनुसार 33% भौगोलिक क्षेत्र पर हमें क्या वन होना चाहिए, लेकिन उससे भी कम वन है, बहुत ही कम वन है। बहुत सारे हमारे हरियाणा पंजाब जैसे ऐसे राज्य जहाँ पर भी क्या है बहुत कम मात्रा में जो है वन है। ठीक है, ये आप देख लेना। 1960-61 का जो डाटा था हमारा भू सर्वेक्षण का, और 2013-14 में जो डाटा आया उसमें अलग अलग है, क्योंकि इसमें बंजर भूमि अलग क्षेत्रफल आया था, और अब बंजर भूमि बढ़ गई है 23.3, क्योंकि रासायनिक खादों का उनका उपयोग हो रहा है, तो बंजर भूमि लाजमी है कि बन। गैर कृषि में प्रयोजित भूमि 45.26, आजकल 45.5 है। ठीक है, इस तरह से ये डाटा जो है आप चेक कर सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट साथियों, वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों की आजीविका भूमि पर कैसे निर्भर करती? कैसे निर्भर करती? भू उपयोग का एक भाग बंजर होता है, दूसरा भाग गैर कृषि प्रयोजित होता है, भूमि कहलाती। बंजर भूमि में पहाड़ी, चट्टानें, सूखी मरुस्थली भूमि शामिल होती है। गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि जैसे बस्तियां, सड़क, रेलवे लाइन, उद्योग शामिल होते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण प्रबंधन पर ध्यान न देने के कारण, लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों को क्या हो रहा है? निम्नीकरण हो रहा है। भू संसाधनों का निम्नीकरण हम आगे पढ़ेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? समाज को और पर्यावरण को गंभीर आपदा किसी भी समय आ सकती है। जैसे कि कहीं कहीं भूस्खलन हो रहा है क्योंकि पेड़ों की कमी हो गई, भूमि पानी के बहाव से कट रही है, मृदा अपरदन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पेड़ों की कमी। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हमारी जो है आजीविका उस पर निर्भर रहती थी, लेकिन बिल्कुल डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से साथियों भू निम्नीकरण। भू निम्नीकरण कैसे होता है? मृदा को कृषि योग्य न रहने देने की प्रक्रिया क्या होती है? मृदा को कृषि योग्य नहीं रहने देने की जो प्रक्रिया होती है वो भू निम्नीकरण कहलाती है।
मानवीय क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक आपदाओं को बल मिल रहा है। जैसे आप यहाँ खड़े हो, है ना, ये मान लेता हूँ XYZ कोई भी इंसान है ना, मान लेता हूँ ये उमेश है। उमेश के 4 दुश्मन यहाँ खड़े, उसके घर में एक दुश्मन पैदा हो गया तो ये 4 से 5 मिल जाएंगे और इसको नुकसान पहुंचाएंगे। इसी तरह से अगर हम पृथ्वी का निम्नीकरण कर रहे हैं तो जो चीजें मृदा को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को और ताकत मिल रही है। नेक्स्ट है साथियों, भू निम्नीकरण के क्या क्या कारण है। तो एक है खनन। खनन के उपरांत हम खदानों को ऐसी छोड़ते हैं, गहरी खाई बन जाती, मलबा खुला रहता, जिससे खनन के कारण ज्यादातर कहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में वन उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। क्योंकि ये सारी खदानें जहाँ खोद रहे हैं ऐसा ही गड्ढा पड़ा है, पानी भरा है, उसमें मलबा जम जाएगा, वहाँ पर पेड़ पौधे जो है, मछली वगैरह सबका संसाधनों का नुकसान हो रहा है। अति पशुचारण, अत्यधिक मात्रा में अगर हम पशुचारण करते हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। क्योंकि ऊपर वाली जो परत है उसकी उपजाऊ क्षमता क्या हो रही है, अत्यधिक जानवरों के खाने से, चारा खाने से, बार बार करने से वहां का क्या हो रहा है, भू का अनउपजाऊपन हो रही है, वो कृषि योग्य रह नहीं रही है। जब हम अत्यधिक सिंचाई करते हैं साथियों, तो अत्यधिक सिंचाई के कारण भी है ना क्या होता है, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में अधिक सिंचाई के कारण भूमि का निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। क्यों? क्योंकि अति सिंचाई से उत्पन्न जल आक्रांताओं की भूमि निम्नीकृत हो जाती है, जिससे उत्तरदायी होती है, जिससे भूमि में लवणीयता व क्षारीयता बढ़ जाती है। क्या होता है साथियों, हम ज़्यादा ही देखना, आप जहां आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का बहाव करते रहते हैं, जैसे नहरें बार बार चल रही है, तो नहरों के पास में देखना साथियों, कुछ दूरी तक क्या होता, उसमें क्या है, पानी घुस जाता है। इसका रीज़न इस तरह से दे सकते हैं, जैसे ये है मिट्टी। अब इस मिट्टी में ये है हमारी मिट्टी, है ना। अब क्या हो रहा साथियों, इस मिट्टी में हम अगर लगातार पानी भरते हैं, अब लगातार पानी भरते हैं तो पानी की ड्रॉप्स यहाँ से यहाँ तक ऊपर आ जाती है। अब इसमें जो भी ऑक्सीजन, मिनरल्स वगैरह रहते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, पानी की वजह से नष्ट हो जाते हैं। अब जब ये नष्ट हो जाते हैं तो ये जो भूमि रहती है हमारी, ये टुकड़ा रहता है, इसमें अगर हम कोई पेड़ लगाते हैं, जैसे मैंने मान लो ये XY कोई पेड़ लगा दिया, तो इसको ऑक्सीजन वगैरह मिनरल्स नहीं मिलते, तो ये खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये पूरी जमीन का जितना भी मेरा एरिया है ये खेती करने योग्य रहता नहीं। खनिज प्रक्रिया के कारण क्या होता है साथियों, खनिज प्रक्रिया के कारण सीमेंट उद्योग, चूना उद्योग का जो भी पसीना या मृदा बर्तन उद्योग रहते हैं, चूना सेल खेड़ी के प्रयोग से अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल जम जाती है। अब जब ये धूल जमती है तो ये धूल क्या है, पृथ्वी पर ऊपर जम जाती है ना। जब ये ऊपर जम जाती है, अब ऐसी स्थिति में ऊपर से गिरता है पानी। जब पानी गिरेगा तो इस मिट्टी, ये पूरी एक परत बन गई है। जब ये पूरी अलग से एक परत बन गई है इन चीजों की, जैसा ही ऊपर से मान लेता हूं मैं कि ये पानी गिरा, है ना, ये जैसे पानी गिरा, अब जैसे पानी गिरेगा ये ढाल इधर है, पानी इधर चला जाएगा। ये जो धरती है अंदर मेरी पृथ्वी है, इसमें तो पानी गया ही नहीं। अब जब इसमें पानी नहीं जाएगा तो ये सूखी हो जाएगी, तो क्या इसमें हम खेती करेंगे? खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मिट्टी सूख जाएगी, है ना। क्योंकि जल सोखने की जो क्षमता रहेगी वो उस पर एक परत जम जाएगी। जैसे कि आप प्रैक्टिकल करना अपने घर में, आप अपने घर में ऐसा करना कि एक मिट्टी का टुकड़ा लेना, उसके आसपास वैक्स लगा देना, मोम लगा देना, उसको पानी डाल देना। लाजमी बात है कि इसमें बीच वाले पोर्शन में क्या पानी घुसेगा? नहीं घुसेगा, मोम का ही तो काम कर रहा है ना ये। जो भी मिट्टी जो भी चूना पत्थर निकल रहा है, जो भी है उद्योगों के जल निकासी से। अब उद्योग का जल रहता है, उसमें अपशिष्ट पदार्थ घुले रहते हैं, वो पृथ्वी में रिस जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण हो जाता है। अब जल प्रदूषण हो जाएगा, लाजमी सी बात है कि हमारी कहीं जो है भूमि, उसका निम्नीकरण हो जाएगा। जहां भी फैक्ट्रियों का पानी जिस भी नाले के थ्रू जाता है, तो वो पानी क्या धीरे धीरे, जैसे ये नाला हुआ, अब इसके साइड में ये पूरी जमीन है, ये पानी रिस के इधर गया, यहाँ तक खेती करना बंद हो गए हम। भूमि का निम्नीकरण हो रहा है ना, क्योंकि खेती को, अगर हम भूमि को खेती के योग्य नहीं रखेंगे, बस इसे तो निम्नीकरण कहेंगे। ठीक है, भारत में कुल
कितनी भूमि निम्नीकृत है? तो ध्यान रखना, भारत में 13,000 करोड़ भूमि निम्नीकृत है। कितनी अत्यधिक मात्रा में, 13,000 करोड़ में हमारे कितने लोग पल सकते हैं? देखिए कितना नुकसान जो है हमारा हो रहा है। ध्यान रखिए, भारत में 13,000 करोड़ जो है भूमि निम्नीकृत है। ये प्रश्न आ सकता है, जिसमें से 28 भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है और 56% भूमि जो है वो है जल अपर्दित के कारण। शेष जो है लवणीय और क्षारीय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये डाटा एग्जाम्स में आ सकता है। तो यहाँ से भूमि निम्नीकरण के जितने भी साधन है, कितनी भूमि निम्नीकरण है, निम्नीकरण क्यों हो रहा है, संसाधन नियोजन क्या है, ये सारी चीजें जो है हमने यहाँ से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे संता साथियों, मृदा अपरदन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, इन पर विचार करें। तो ध्यान रखिएगा, मृदा अपरदन के लिए, मृदा अपरदन की जो प्रक्रिया होती है साथियों, ये लाखों वर्षों से तक चलती है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है ये। साथ ही साथ धरती की जो ऊपरी 2 सेंटीमीटर की परत जो निर्मित होती है ना, 2 सेंटीमीटर, इसको बनाने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो मृदा के निर्माण में, उसकी उर्वरता के विकास के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं, जैसे सेल, चट्टान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय स्थलाकृति, जलवायु, एक लंबी अवधि आदि के बाद जो है ये सब बनता है। क्या होता है साथियों, जो हमारे पत्थर रहते हैं सेल चीजें, ये हल्के हल्के टूटते हैं और इसी के पार्टिकल्स जाकर जमते हैं और वो किसका निर्माण करते हैं, मिट्टी का निर्माण करते हैं। अब ये जो सेल है, इनके बीच में अगर मैं कोई पेड़ लगा देता हूं तो वो पेड़ अपनी जड़ों के द्वारा इनको तोड़ेगा। तो जलवायु कैसी, पानी गिर रहा है, तो देखो आपने पढ़ा था, वो एक उदाहरण पढ़ा था कि वो रेल की पटरियों में गैप क्यों देते हैं, अगर गर्मी पड़ेगी तो पत्थर आपस में पास पास रहेंगे, टूटेंगे। तो सेल जलवायु और पेड़ पौधों की जड़ों में घुसाकर तोड़फोड़, है ना, एक लंबी अवधि में छोटे छोटे टुकड़ों कणों में बदल जलवायु के कारण। साथ ही साथ सबसे पहला कारक सेल मृदा के निर्माण के लिए सबसे उचित चीज है। ध्यान रखिएगा, मृदा का निर्माण किससे होता है, मृदा का निर्माण जो है चट्टानों से ही होता है। जब हम अत्यंत चराई करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब जानवर जब पृथ्वी पर घूमते हैं, तो वो क्या करते हैं, अनेक सेलों में उनके पैरों से क्या है, पत्थर तोड़ते हैं। वर्षा, लगातार होने वाले वर्षा का भी जल इन सील क्षेत्रों में घुसकर उनको तोड़ते हैं चट्टानों, और इनके टूटने की प्रक्रिया से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। यह मृदा वायु, वर्षा आदि के प्रभाव से अधीन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी तो बहा के ले जाता है। देखा होगा, जब भी नदी बह के आती, बहुत सारी मिट्टी लेके आती, कई चट्टानें तोड़ती, कुछ है ना। तो इस तरह से अब मृदा का वर्गीकरण जो है साथियों, मृदा अलग अलग प्रकार की होती है भारत में ना। पहली है जलोढ़ मृदा। पहली कौन सी, पहली है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा क्या होता है, भारत का जितना भी उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ध्यान रखिएगा कि जलोढ़ मृदा भारत में कहाँ पाई जाती है, तो हम कहेंगे जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान में जो है पाई जाती है। ठीक है ना। साथ साथ हिमालय के 3 प्रमुख नदियां हैं, नदी तंत्र है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के द्वारा ये बहाकर लाते हैं और किस तरह से नीचे जमाते हैं, वहां पर उत्तरी मैदान में क्या करते हैं, नीचे जमाते हैं। रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में, अलग अलग अनुपात में पाए जाते हैं। क्या क्या पाए, सिल्ट, रेत, मृत्तिका ये पाए जाते हैं। और सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मृदा है। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना होता है। यह किन फसलों के लिए, ये गन्ना, चावल और गेहूं तथा अन्य दलहन फसलों के लिए बहुत ही उपयुक्त मृदा है। ठीक है, जलोढ़ मृदा क्या है, ध्यान रखिएगा। ये जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इनको याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस बनने लाजमी है और बनते ही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों, अब बात करते हैं हम पुराना जलोढ़, जिसे हम कहते हैं बांगर, नया जलोढ़ जिसे हम कहते हैं खादर। इसके एक ट्रिक है, देखो खाद कब दिया जाता है, जब फसल नए रूप में बोई जाती है, अर्थात नए का नाम खादर जो खाद का काम करता, पुराने का बांगर जो ऐसे ही पड़ा है। ठीक है, यहाँ से पुराना जलोढ़ बांगर और तलछटी में नवीन जो होगा वो खादर कहलाएगा। यह मैदान का वह ऊंचा भाग है जहां नदियां का बाढ़ अब नहीं जाता, पहले जाता था, पहले पुराने जमाने में जमा कराया है। वह निचला भाग जहां पानी का जल अब पहुंचता है। मृदा में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है और इसमें जो है उपजाऊ भूभाग होता है। ठीक है, यह अपेक्षाकृत कम मृदा
कम उपजाऊ मृदा, इसमें कहीं कहीं अम्लता पाई जाती, इसमें कृषि अब नहीं की जाती। और ये अच्छा है, इसमें अभी भी कृषि की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये बांगर और खादर में अंतर है ना। ठीक है साथी, एक और देखिएगा, यह है पूर्वी तट के नदी डेल्टाई किस प्रकार की मृदा पाई जाती, इस मृदा के बाद की मुख्य विशेषता भाई। तो पूर्वी तट की जो नदियां रहती है इनमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस जलोढ़ मृदा के कारण ये, मैं अब जब आपको जो है, जब आपको ध्यान रखिएगा, जब मैं आपको एक मैप पढ़ाऊंगा भारत में, उसमें बता दूंगा कि किस तरह से जो है, देखता हूं कभी नेट हो तो। इसमें मैप नहीं है, मैं अगले से, हाँ है, देखिए सर, ये क्या होता है, देखो ये जो मैदान कहलाता है हमारा, ये जो मैदान कहलाता है, ये कहलाता उत्तरी मैदान। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा यहीं पाई जाती है। क्या होता है, ये जितनी भी नदियां रहती है हमारी, ये सारी बहाकर यहाँ डेल्टाओं का निर्माण करती है। अब डेल्टा कैसा होता है, ये अपने साथ पानी बहाकर लाती है, वो मिट्टी बहाकर लाती है, वो मिट्टी यहाँ पर इन क्षेत्रों में जो है जमा कर देती है। उसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं वो डेल्टा कहते हैं। तो यही प्रश्न पूछा है उन्होंने उन्होंने यही प्रश्न पूछा है कि पूर्वी तट कौन सा, ये पूर्वी तट है, सिंपल से नदी डेल्टाई द्वारा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषता है, तो क्या क्या विशेषता है, यह मृदा हिमालय के तीनों नदी तंत्र सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी रहती है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी की ओर जाते हैं, नदी का मुहाना अर्थात नदी का इस क्षेत्र से घाटी की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। सिंपल सी बात है कि जहाँ नदी सबसे दूर होगी वहाँ सबसे बारीक मिट्टी आएगी, जहाँ नदी सबसे पास होगी वहाँ सबसे बड़ी मिट्टी होगी। तो हम नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो साथियों इन मिट्टी के आकार क्या होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती है, जो इनको गन्ना, चावल, गेहूं व अन्य अनाजों, दलहन फसलों की खेती के लिए क्या करती, उपयुक्त बनाती। ध्यान रखिएगा, जहाँ पोटास, फास्फोरस और चूना ज़्यादा होगा वहाँ पर हम गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य अनाज जैसे दाल वाली चीज़ों की खेती करते हैं, तो इसके लिए उपजाऊ होंगे। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि होती है। गहन कृषि का अर्थ होता है साथियों पास पास में खेती, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में खेती की जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है डाउट्स नहीं रहा। अब बात करते हैं साथियों काली मिट्टी। तो काली मिट्टी को साथ साथ रेगुर मृदा भी कहते हैं। इसका रंग कैसा है, इसका रंग काला है। ये कहाँ पाई जाती है, ये मालवा में पाई जाती है। इसमें कपास की खेती भी की जाती है और ये कपास की खेती के लिए सबसे उचित मानी गई है। इसलिए ध्यान रखना, इसका एक और नाम है और वो नाम है, इंग्लिश में बता रहा हूँ आपको, ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपासी मृदा। ध्यान रखिए ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में, सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है, दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम भागों में। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने की अधिक पौष्टिक तत्वता रहती है और इसमें काफ़ी मात्रा में जो है कपास पैदा की जाती है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल्स भी कहते हैं, काली कपासी मृदा कहते हैं, क्योंकि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। ध्यान रखना, ये खामगांव वगैरह जो एरिया है महाराष्ट्र का, इसमें कपास बड़ी मात्रा में पैदा होता है। लाल पीली मिट्टी, ध्यान रखिएगा साथियों, लाल मिट्टी का लाल रंग किसका कारण होता है, लोहे के कणों के मात्रा अधिक होने के कारण उसका रंग कैसा होगा, लाल होगा।
जैसे मालवा का पठार का मेन क्षेत्र कहीं कहीं पर लाल, जैसे मध्य प्रदेश का हम आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट देखते हैं ना, लाल एकदम लाल मिट्टी पाई जाती है। जैसे कि गुना का आरोन है ना, जैसे सनावद, देवास का सनावद है ना, खातेगांव कन्नौज के साइड वाला कुछ एरिया, वहां पर ऐसी काली मिट्टी, लाल मिट्टी पाई। इसका रंग कहीं कहीं पर पीला भी होता है। यह मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर पर पाई जाती है और पहाड़ी घाट में पहाड़ियों के ऊपर भी ये लाल पीली मृदा पाई जाती है। यहां से आपको क्लियर हो गया होगा, अब किसी प्रकार का जो डाउट नहीं। लेटेराइट मृदा, तो साथी लेटेराइट मृदा है, इस मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में होता है। शुष्क ऋतुओं में एक के बाद एक के आने के कारण जो है इस मृदा का निर्माण होता है। यह भारी वर्षा में अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। यह मृदा ज्यादातर गहरी और अम्लीय होती है और इसमें पोषक तत्वों की क्या होती है, कमी होती है। यह मृदा कहाँ पाई जाती है साथियों? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाई जाती है। और ध्यान रखिएगा लेटेराइट मृदा में हम चाय, कॉफी की खेती करते हैं। साथ ही साथ यह मृदा ही, यही लेटेराइट मृदा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू की फसल के लिए क्या मानी गई है? उपयुक्त मानी गई। जो उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये भारत में क्या केवल कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल वाले ही एरिया में पाई जाती है, तो इसीलिए वहाँ जो है इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब अगले सेशंस में यहाँ के लिए आज के लिए इतना ही है साथियों। ठीक है, देख लेते हैं एक दो। मरुस्थलीय मृदा, इस मृदा का रंग कैसा होगा? लाल, साथ साथ भूरा होगा। ये आमतौर पर रेतीली और लवणी होगी और शुष्क जलवायु, क्योंकि हमारे राजस्थान में जहाँ उच्च तापमान, जल वाष्पन की दर अधिक होगी, इसमें पानी आपने डाला नहीं, आज डाला नहीं, कल वापस ऐसी हुई, 1 घंटे में ऐसी होगी। इस मृदा में ह्यूमस और नमी की क्या होती है? बहुत ही कम मात्रा में होती है। आप कभी राजस्थान जाना, पश्चिमी राजस्थान देखना, जो कि हमारा पाकिस्तान से सटा हुआ है, जैसलमेर, बाड़मेर जैसे डिस्ट्रिक्टों को देखना, जो भी अरावली रेंज है, अरावली रेंज के पीछे की चीज देखना। मैं आपको किसी दिन किसी क्लास के अंदर बताऊंगा साथियों, जब हम जलवायु पढ़ेंगे, जब कभी भी जलवायु पे डिटेल्स में बात करें, जब मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान, आधा राजस्थान हरा भरा है लेकिन आधा सूखा है, वो क्यों है? ध्यान रखिए, पश्चिमी राजस्थान में जो है यही भूमि, इस मृदा में सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है, मृदावन, वन मृदा, ये मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई है। सीधी सी बात है, वन मृदा मतलब पर्वतीय क्षेत्र, क्योंकि ज्यादातर वन का है वहां पाई जाए जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है तथा इस मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता रहता है। नदी घाटियों में ये मृदा दोमट और सिल्टदार होती है तथा ढालों पर इनका कण मोटे होते हैं। मैंने कहा था, क्योंकि अगर छोटे कण होंगे तो वो तो बह के मैदानों में आ जाएंगे ना। हिमालय की हिमाच्छादित क्षेत्रों में इस मृदा का बहुत अपरदन होता है। ठीक है, क्योंकि पानी के कारण लाजमी सी बात है, मृदा अपरदन होगा और बह के नीचे आएगी। ठीक है, साथ साथ काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में अगर आपको अंतर कोई पूछता है तो ध्यान रखिएगा, इसका रंग काला, इसका रंग के है ना काला है और इसे काली मृदा कहते हैं। इसका निर्माण लावा से होता है। किससे होता है? लावा के प्रवाह से होता है। और यह उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों में वर्षा वाले क्षेत्रों के निक्षालन प्रक्रिया से बनी मृदा को हम क्या कहते हैं? लेटेराइट मृदा कहते हैं। यह अधिक उपजाऊ है और कपास के लिए उत्तम है, इसीलिए कपास वाली मृदा कहते हैं। और ये थोड़ी सी कम उपजाऊ है। इस मृदा में चिपचिपीपन रहता है सूखने पे। इसमें जब ये सूखती है साथियों तो ऐसी जो है, ध्यान रखना, ये जब सूख जाती है तो ऐसी दरारें बना देती है काली मिट्टी, जबकि ये क्या मोटे कण युक्त होती है और बंदरपुर के समान पृथक मोटे मोटे, बंदरपुर मतलब जो बजरी रहती है ना, ऐसे थोड़े बड़े बड़े कण रख रहते हैं। तो इसलिए इसमें नॉर्मल सी बात है कि इसमें क्या हुआ, इसमें जो है
दरारें नहीं पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा और बचा साथियों, आज के इस सेशन में पूरा कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ से हमारा जियोग्राफी की फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। मृदा अपरदन को रोकने के क्या उपाय? तो मृदा अपरदन के कारण मुख्य भूमि कृषि योग्य नहीं रहती है, उसकी उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाती है। मृदा अपरदन को रोकना अति आवश्यक है। इसके लिए निम्न उपयोग है। मृदा का अपरदन होना यानी जैसे आपकी ये मिट्टी है, आपने नाले देखे होंगे कुछ सालों में नाले अंदर थे, कुछ साल पहले वही नाले अंदर थे। जब जैसे जैसे बारिश हो रही, नदी नाले क्या हो रहे, दूर दूर जा रहे। ये मिट्टी पूरी ऐसी काट रहे हैं, वो यहाँ की काटते जा रहे हैं और दूर दूर फैलते जा रहे हैं। ये तो मृदा अपरदन कहेंगे। अगर हम वनारोपण काफी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं, रोका जा सकता है। ढाल वाली भूमि है ना, कौन सी भूमि? ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखांतरित, समोच्च का मतलब ये होगा साथियों, जहां ज्यादा ढाल है तो बराबर वाले ढाल पर क्या करें, हम खेती कर लें, ताकि वो मृदा, हम क्या करते हैं सारा ढाल मिलाने के लिए काटा पीटी करके छोटी कर। हल चलाने से ढाल के साथ बहाव गति घटती है, इससे समोच्च जुताई भी कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान अर्थात सीढ़ीदार खेती की जा सकती है। जैसे कहीं पर ढाल ज्यादा है, देखो क्या है, कहीं पर ढाल ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से एक सीढ़ी बनाई, इसमें खेती करी, इसमें खेती करी, इसमें खेती करी, तो हम यहाँ अलग खेती करेंगे, यहाँ अलग खेती करेंगे, यहाँ अलग खेती, यहाँ कर ली, यहाँ कर ली, यहाँ कर ली। तो ऐसे में क्या मृदा अपरदन को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, है ना। समोच्च जुताई, और अगर इसकी बात करें, दोनों एक जैसी टर्म्स है। समोच्च जुताई बराबर लेवल पे बराबर खेती। पेड़ों की कतार में वृक्ष लगाकर रक्षक मेखला बनाएंगे। जब हम पेड़ लगा देंगे कतार में ढाल के ऊपर, जैसे ये ढाल है, यहाँ पर अनेकों पेड़ लगा देंगे तो यहाँ से पानी बह के जाएगा तो मिट्टी नहीं काटेगा। हवा की गति भी कम हो जा सकती है। नदियों पर बांध बनाकर पशुचारण पर प्रतिबंध लगा दो, पशु चरेंगे ही नहीं तो ढाल बनेगा नहीं, ढाल टूटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, मृदा अपरदन को जो है रोक पाएंगे। और ध्यान रखना साथियों, ये मृदा अपरदन, भू अपरदन, ये बहुत ही जटिल समस्या है। उत्खाद भूमि किसे कहते हैं? अगर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाए एक 2 नंबर में, तो हम क्या कहेंगे, बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वहिकाएं बनाता है ना। जैसे ये पूरा एक भूमि का टुकड़ा था, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अवनलिका कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है साथियों, ऐसी कृषि जोतने योग्य नहीं रहती, हम इसे उत्खाद भूमि कहते हैं। और चंबल बेसिन में जैसे ये भूमि है, साइड से दिखा रहा हूं मैं आपको, ये ऐसी लंबी क्षेत्र में साइड से दिखा रहा हूं। जब पानी बह के आता है तो इसमें क्या करता है, ऐसी छोटी छोटी दरारें बना देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अवनलिकाएं कहते हैं। ध्यान रखो, क्या कहेंगे हम, अवनलिका। तो ऐसे में क्या साथियों, यहां पर भी कट जाती है वो, और यहाँ पर भी कटा होता है, तो ऐसी भूमि में हम खेती कर पाएंगे क्या? हम खेती योग्य नहीं रहती है, हम इसे उत्खाद भूमि करते हैं। हमारे चंबल में इस तरह की भूमि है, आप नेट पर जाकर, गूगल पर जाकर उत्खाद भूमि के फोटो डाउनलोड करना, देख सकते हो को हम। जबकि हमारे यहाँ चंबल में से क्या कहते हैं, हम इसे खड्डसा भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, खड्डसा भूमि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्खाद भूमि को चंबल बेसिन में क्या कहते हैं, खड्डसा भूमि कहते हैं। ठीक है साथियों। हाँ, चादर अपरदन क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कई बार वर्षा का जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल बनाते हुए नीचे की ओर बहता है। अब ऐसी अवस्था में जब बहता है वो, तो मृदा को भी, जैसे ये भूमि है, इसके ऊपर पानी ने अपनी एक परत बना ली और बहने लग गया, तो ये जो ऊपर की मिट्टी होगी साथियों, यहाँ के जो कण होंगे, ये इसके साथ बहकर चला जाएगा, तो हम इसी प्रोसेस को कहेंगे चादर अपरदन। पवन अपरदन, तो पवन अपरदन क्या होगा, मैदान और ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया, पवन के द्वारा उड़ा कर ले जाना, पवन अपरदन। पानी चादर बनाकर उड़ाएगा, चादर अपरदन। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों, ये मैप है, मैप को मैं एक ही बार समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने कहा था आपको दोमट मिट्टी पाई जाती है। ये जितना भी हमारा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है ना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इसका यह क्षेत्र होगा, ये होगा हमारा लेटराइट मृदा। ठीक है,
ये जितना भी मध्य प्रदेश, कुछ राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का ये क्षेत्र होगा, ये क्षेत्र कहलाएगा हमारा काली मृदा। ठीक है, काली मृदा, लेटराइट मृदा है, दोमट मिट्टी, और ये जितना भी एरिया होगा हमारा, ये है ये हमारी मरुस्थली भूमि। ठीक है, अब जो वन क्षेत्र भूमि होगी साथियों, ये वाला, अगर आपसे कोई मैप पूछता है तो ये जो जम्मू कश्मीर का पहाड़ी क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये इस तरह से, ये जो जितना भी हमारा एरिया है, ये होता है हमारा सिक्किम, इक्किम, अरुणाचल, ये वाला जो एरिया होगा हमारा, इसमें क्या, कौन सी वन क्षेत्र भूमि कहलाएगी। ठीक, ओके। ये तेलंगाना का कुछ एरिया जो है साथियों, लेटराइट मृदा का पाया जाता है। ठीक, तो साथियों यहाँ से आपका क्लास 10th में यूनिट नंबर 1 हमारा सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास कंप्लीट होता है। अगर आप मेरी क्लास को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो ये मत करिएगा, लेकिन अपने 3 दोस्तों को जरूर भेजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशंस मिलेगा और मैं और आप, हम सब मिलकर एक नए युग का जो हमारा संकल्प है उसको जो है पूर्ण करेंगे। हमारा संकल्प यह है साथियों, क्योंकि विद्या पुरातन काल से भारत में जो है फ्री में दी गई है, तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों से फ्री में ही देने का प्रयास करता हूँ। हमारा कोई ऐसा सेंटर नहीं, हाँ हमारा ऑफलाइन सेंटर है, लेकिन नॉमिनल फीस में जो है पढ़ाता है। ओके, थैंक यू साथियों, जय श्री महाकाल। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना न भूलें, है ना।